So hello everyone, welcome to Career Pathshala, and in this lecture we are going to learning our alter query in table queries. तो अभी तक हम टेबल क्वेरीज में दो क्वेरीज को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अपनी अपडेट क्वेरी को और डिलीट क्वेरी को। तो इन दोनों क्वेरीज को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके इनके लेक्चर्स चेकआउट कर सकते हैं, जो कि करियर पाठशाला चैनल के ऊपर जो डेटाबेस की प्लेलिस्ट अभी अवेलेबल है, ऑन गोइंग है, उसमें आपको ये दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अपनी ऑल्टर क्वेरी की। तो ऑल्टर क्वेरी में कुछ कुछ हमारे ऑल्टर मतलब डेटा में कुछ कुछ चेंजेस करने के लिए, जैसे कि वो चेंजेस क्या हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमें अपने टेबल के डेटा में कुछ कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए ऐड कॉलम करके हमारे पास क्वेरी होती है। अगर हमें ड्रॉप करना है, मतलब डिलीट करना है, तो ड्रॉप कॉलम करके क्वेरी होती है। अगर हमें टेबल का नेम चेंज करके कुछ और नाम रखना है तो रीनेम टेबल करके एक क्वेरी होती है। इस तरीके से चेंज कॉलम और मॉडिफाई कॉलम भी हमारे पास क्वेरी होती है ऑल्टर क्वेरी में। अब इन सारे ही कमांड्स को, मतलब ऐड वाली, ड्रॉप वाली कमांड, इन सारी कमांड्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑल्टर हमारे लिए क्यों यूज होता है। तो ऑल्टर क्वेरी हमारे टेबल में इसलिए यूज होती है क्योंकि जो टेबल का स्कीमा होता है, मतलब जो टेबल में डेटा स्टोर है कॉलम्स में, उसमें उन कॉलम्स में कुछ कुछ चेंज करने के लिए हमारे पास ऑल्टर क्वेरी होती है। तो हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं अपने डेटा को, या तो कुछ ऐड करके, या फिर डिलीट करके, या फिर टेबल का नाम चेंज करके, या फिर कुछ और भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ऐड कॉलम वाली क्वेरी को पढ़ेंगे। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और अब जाके MySQL वर्कबेंच के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे पेस्ट कर देंगे अपनी कमांड को। तो हम आ चुके हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे। अब यहाँ पे हम अपनी कमांड को पेस्ट कर रहे होंगे, तो Ctrl+V, और इस कमांड को हम अपने टेबल के डेटा के हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। तो ऑल्टर क्वेरी में यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है वो है, हमारे पास स्टूडेंट नाम का टेबल है। स्टूडेंट्स टेबल है हमारे पास, और हम एंटर कर लेते हैं एक बार, और हम एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं। तो हमें सबसे पहले कॉलम का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारे कॉलम का नाम होने वाला है सिटी। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास एक सिटी, तो मतलब जितने भी हमारे पास स्टूडेंट हैं उनकी उनकी जो सिटी है, मतलब वो कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, इस तरीके से हमारे पास एक सिटी आ जाए। और जिसका डेटा टाइप हम वैर कैर रखने वाले हैं। तो वैर कैर, और इसकी लिमिट हम सेट कर देते हैं अप टू 30, और एक कॉन्स्ट्रेंट डिफाइन कर देंगे डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट हमने डिफाइन किया। डिफॉल्ट क्या कर रहा है, एक जो सिटी की वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू सिटी की होगी वो सेट हो जाएगी किसी एक ही पर्टिकुलर वैल्यू पे। अब हम सिटी की जो वैल्यू हम देना चाहते हैं वो हम रख देंगे यहाँ पे। सपोज हम सिटी की वैल्यू देना चाहते हैं जयपुर। और अगर अब हम इसे जाके एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या हमारे पास शो हो रहा होगा। एग्जीक्यूट, तो हमने ये एग्जीक्यूट कर दिया है और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम अपने डेटा को देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट वाले टेबल में जो जो डेटा था वो किस तरीके से अब अरेंज हो गया है। तो हमने क्या देखा, हमारा जो डेटा था उसमें अभी तक हमारे पास सिर्फ 5 कॉलम थे। एक तो आईडी, नेम, एज, ईमेल और रोल नंबर। लेकिन अब हमने एक कॉलम और ऐड कर दिया है सिटी नाम का, और उस सिटी में हमने जयपुर सिटी दे दी है। तो ये सब तो हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन हमारे जो डेटाबेस में थी, इंसर्टेड हमने की थी, वो सारी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इंसर्टेड वाला डेटा है सारा। तो इसमें ये आईडी की वैल्यू है, ये एज है, ये नेम है, ईमेल है, रोल नंबर है। तो पहले हमारे पास सिर्फ रोल नंबर तक इंफॉर्मेशन थी, मतलब टेबल में जो डेटा स्टोर था सिर्फ रोल नंबर तक के लिए अवेलेबल था। लेकिन हमने ऐड ऑल्टर ऑल्टर क्वेरी के साथ ऐड वाली कमांड को यूज करके हमने एक सिटी कॉलम जनरेट किया, जिसमें वैल्यू डिफॉल्ट सेट कर दी हमने। सब सिटी का जो वैल्यू थी वो जयपुर कर दी, तो यानी कि सारे स्टूडेंट जयपुर से बिलोंग करते हैं। अब अपनी अगली वाली कमांड को, ऑल्टर टेबल में अगली कमांड को पढ़ते हैं, जो कि है हमारी ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड क्या करती है, ड्रॉप करती है हमारे टेबल के कॉलम को, हटा देती है। सपोज इसको हम किस तरीके से समझ रहे होंगे। सबसे पहले तो इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C,
और अब चलते हैं अपने MySQL वर्कबेंच के ऊपर। वर्कबेंच के ऊपर जाके हम इसको समझ रहे होंगे। वर्कबेंच के ऊपर चलते हैं और अभी के लिए इस टेबल को यहाँ से हटा लेते हैं। अब अगर एक बार हम रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी हमारे पास स्कूल वाले स्कीमा में स्कूल वाला जो डेटाबेस है उसमें टेबल्स क्रिएटेड है। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, एक बार टेबल्स शो करने की कोशिश करते हैं। तो टेबल्स के अंदर स्टूडेंट नाम का हमें टेबल दिखाई दे रहा है और टेबल्स में कॉलम्स को अगर देखें तो हमारे पास सिटी वाला कॉलम हमारे पास अवेलेबल है। वो हमें यहाँ इंसर्टेड डेटा में नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने मैनुअली जब डेटा इंसर्ट किया था तो हमने सिर्फ 5 कॉलम इंसर्ट किए थे, लेकिन क्योंकि हमने अब ऐड कॉलम को यूज करते हुए ऑल्टर क्वेरी के साथ ऐड कॉलम्स को यूज करते हुए हमने एक कॉलम ऐड कराया है, तो वो हमारा वैलिड फॉर्म में हमारे टेबल में जो कॉलम्स थे उनमें जाके ऐड हो गया है, यानी कि एक्चुअल डेटाबेस में सिटी कॉलम एग्जिस्ट करता है। वो हमें यहाँ इंसर्टेड वाले उसमें नहीं दिखेगा, वो हमें स्कीमास में जाके दिख जाएगा। अब अपनी ड्रॉप क्वेरी को पढ़ते हैं। तो ड्रॉप वाली क्वेरी क्या करती है, ऑल्टर क्वेरी के साथ पढ़ेंगे उसको, कंट्रोल वी। तो यहाँ हम करना चाहते हैं किसी कॉलम को ड्रॉप, मतलब किसी कॉलम को पर्टिकुलर टेबल में से हटाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो अपना डेटाबेस में जो टेबल है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, देन एंटर। और ड्रॉप कॉलम करना चाहते हैं हम, तो ड्रॉप कॉलम करने के लिए हमें सिंपली कॉलम का नाम देना पड़ेगा, ड्रॉप कॉलम और फिर कॉलम का नाम। तो मैं सपोज इसमें से रोल नंबर वाला कॉलम रिमूव करना चाहती हूँ, रोल नम। और अब जाके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो क्या सच में हमारे पास रोल नंबर वाला कॉलम हट जाएगा? अब इसको देखने के लिए हमें एक बार सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वाली कमांड को रन करना होगा, एग्जीक्यूट। तो हमारे पास सच में रोल नंबर वाला जो कॉलम है डेटा में से वो रिमूव हो चुका है। अगर वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है तो हमारे स्कीमाज में जो हमारे पास डेटाबेस क्रिएटेड है उसमें जो टेबल है उस वाले टेबल में से भी रिमूव होना चाहिए। तो अपने स्कीमाज को जाकर रिफ्रेश करते हैं एक बार, और यहाँ से भी हमारा जो रोल नंबर वाला कॉलम था वो रिमूव हो चुका है। इस तरीके से हम अपनी ड्रॉप क्वेरी को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपनी अगली क्वेरी को, जो होने वाली है हमारी रीनेम क्वेरी। तो एक बार पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। तो रीनेम क्वेरी क्या करती है, रीनेम क्वेरी करेगी हमारे टेबल के नाम को चेंज करके कुछ और सेट कर देगी। तो ये बहुत सिंपल सी है, रीनेम मतलब कुछ भी चेंज करना है, हमें नेम चेंज करना है। तो कंट्रोल सी, और इसको अभी MySQL वर्कबेंच के ऊपर रन करके देखते हैं। तो ये पहले वाला जो है इसको डिलीट कर देते हैं, कट कर देते हैं, कंट्रोल वी। और अब हमें सेम ऐसे ही सबसे पहले तो टेबल का नाम सेट कर देना है, स्टूडेंट। और रीनेम करना चाहते हैं हम, रीनेम टू न्यू टेबल नेम, मतलब हमें एक नया टेबल का नाम देना होगा। तो हम यहाँ पे नाम जो देंगे वो हम न्यू न्यू स्टूडेंट करके हम कोई नाम दे सकते हैं, न्यू DENTS। मतलब स्टूडेंट्स वाला तो हमारा पहले से ही टेबल क्रिएटेड था, लेकिन हम इसको स्टूडेंट्स वाले टेबल के नाम से हम न्यू स्टूडेंट्स करना चाहते हैं। और एक बार अब जाके इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये सच में काम कर रहा है। तो ये सच में काम करेगा। और उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वाली कमांड को यहाँ से सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाया है, एक्चुअली हमें सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट करके ये देखने को नहीं मिलेगा। हम जाके स्कीमास को रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट वाली जो, मतलब अभी हम देख सकते हैं, अभी हम स्कीमास में हैं, हम स्कूल वाले स्कीमा को डेटाबेस को यूज कर रहे हैं और इसमें हमने टेबल्स क्रिएट किए हैं। तो टेबल्स में हमारे पास अभी एक टेबल अवेलेबल है स्टूडेंट्स नाम का, जो पहले नाम था हमारे टेबल का, और उसमें कुछ कुछ कॉलम्स थे, उनकी वैल्यू ये थी। लेकिन अब हमने क्या किया, अपने स्टूडेंट्स वाले टेबल को चेंज कर दिया टू न्यू स्टूडेंट्स। तो अगर हम स्कीमास को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टेबल्स में न्यू स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा। अब जाके देखते हैं कि जो इसमें डेटा इंसर्टेड था वो न्यू स्टूडेंट्स में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो सेम आईडी, नेम, एज, ईमेल और सिटी, ये सारे कॉलम्स हमें न्यू स्टूडेंट में भी देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली हमने सिंपली नाम चेंज किया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेरी हमारी क्या थी? नेक्स्ट क्वेरी थी हमारी रीनेम के बाद चेंज कॉलम, मतलब हमें किसी कॉलम को, किसी पर्टिकुलर कॉलम को अगर चेंज करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हम उसको कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और हम जाके मैनुअली ये सारी कमांड्स टाइप कर रहे होंगे। मैं तो सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करके दिखा रही हूँ, बट जब हम मैनुअली जाकर टाइप करेंगे तो हमारी जो लॉजिक बिल्डिंग है, मतलब कोड को कैसे लिखना है, कमांड को कैसे लिखना है, वो फॉर्मेट हम समझ पा रहे होंगे। और Ctrl+V कर लेंगे। तो सबसे पहले टेबल का जो नाम है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे टेबल का नाम है न्यू स्टूडेंट्स। और अब हम अपने चेंज कॉलम को, मतलब कॉलम को चेंज करना चाहते हैं, किसी एक कॉलम के नेम को चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ओल्ड नेम, मतलब जिस पर्टिकुलर कॉलम को हम चेंज करना चाहते हैं उसका पुराना नेम देंगे। तो हम आईडी वाले कॉलम को चेंज करने वाले हैं, जिससे आईडी, एक्चुअली आईडी, आईडी वाले कॉलम को चेंज करना चाहते हैं। और न्यू नेम, मतलब आईडी वाले कॉलम के लिए कोई नया नेम हम डिफाइन करने वाले हैं। तो जो नया नेम है वो हमारा होने वाला है न्यू आईडी। इस तरीके से कुछ कर लेते हैं और एक नया डेटा टाइप दे देंगे। नया डेटा टाइप क्या होगा? वैसे आईडी के लिए इंट ही डेटा टाइप होता है, लेकिन अगर यहाँ पे डेटा टाइप, अगर हम कॉलम चेंज कर रहे हैं, कॉलम का नाम चेंज कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे जाके दोबारा से डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। और उसके बाद हम एक कॉन्स्ट्रेंट दे देंगे, न्यू CON, मतलब कॉन्स्ट्रेंट। तो हम यहाँ पे कोई कॉन्स्ट्रेंट देने वाले हैं, जैसे कि हमने इससे पहले जो आईडी वाला था हमारा कॉलम, उसके लिए हमने कुछ कॉन्स्ट्रेंट डिफाइन किया था। तो इसके लिए हम यूनिक कॉन्स्टेंट दे देते हैं, UNIQUE, यूनिक। और अब जाके अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। एग्जीक्यूट। तो ये सबसे पहले तो हमारा चेंज हो चुका है। और इसके रिजल्ट्स देखने के लिए हम एक बार स्कीमास को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमें न्यू आईडी वाला कॉलम दिख गया है आईडी के प्लेस पे। और अब इसको देखते हैं कि क्या इस न्यू आईडी में वो वाला डेटा एग्जिस्ट करता है जो पहले आईडी में था। तो एक बार हमें क्या करना होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअली ये जो एरर आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम अब अपनी सेलेक्ट कमांड में सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स वाले टेबल में से हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो टेबल का नाम है वो न्यू स्टूडेंट हो चुका है। तो अब अगर हम जाके इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो हमें अब दोबारा से अपना टेबल दिख गया है और न्यू आईडी वाले कॉलम में वो सारा डेटा अवेलेबल है जो आईडी वाले पहले वाले कॉलम में अवेलेबल था। और इसी के साथ अब हम अपनी लास्ट कमांड को भी पढ़ लेते हैं जो होने वाली है हमारी नेक्स्ट कमांड, हमारी मॉडिफाई कॉलम, मतलब अगर हमें कॉलम को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम कौन सी कमांड पढ़ सकते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए हम चलते हैं अगेन अपने MySQL वर्कबेंच के ऊपर। उससे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। तो ये कॉपी कर लिया और अभी MySQL वर्कबेंच के ऊपर चल के इसको प्रैक्टिकली हम करके देख रहे होंगे। तो यहाँ अभी हम आ जाते हैं, एंटर, Ctrl+V, और सिंपली अपने जो टेबल का नाम है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा टेबल का नाम अब न्यू स्टूडेंट्स है। और मॉडिफाई करने वाले हैं हम सबसे पहले। मॉडिफाई बेसिकली एक कीवर्ड है और इससे हम अपने टेबल में कॉलम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम मॉडिफाई करने वाले हैं। सपोज हम कॉलम का नाम जो है, हम इस बार एज वाले कॉलम को मॉडिफाई करते हैं। एज वाले कॉलम को मॉडिफाई करते हैं हम, और जो हमारा कॉलम का नाम है उसका है एज, और उसके लिए न्यू डेटा टाइप डिफाइन कर देंगे, बैकस्पेस।
न्यू डेटा टाइप हम डिफाइन, वैसे एज तो हमारी इंट में होती है, लेट सपोज हम var का यूज करके देखते हैं। इसमें लिमिट दे देंगे इसकी 20 और न्यू कॉन्स्टेंट डिफाइन कर देंगे अपनी एज के लिए। न्यू कॉन्स्टेंट हम देना चाहते हैं इसमें कोई, अभी मुझे डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट याद आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो इसी को हम इसको डिफॉल्टली हम सेट कर देते हैं एज को। एक्चुअली हम सबके लिए 20 एज ले लेते हैं, और यहाँ पे क्योंकि एज है तो हमें var कैर में जाने की जरूरत नहीं है हमारे पास, नहीं तो एरर्स आ रहे होंगे, तो हम इंट में ही चीज़ों को रखेंगे। और अब अगर जाके हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास जो एज वाला कॉलम होगा उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो रहे होंगे। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एग्जीक्यूट, और अब अपने सेलेक्ट कमांड को यूज करके इसको देख भी लेते हैं। तो हमारे लिए क्या हुआ, एक्चुअली इसने कुछ एज में चेंज नहीं किया है। तो अभी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्या एरर्स आ रही हैं। तो यहाँ पे ये जो चीजें हमें होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ऑल्टर क्वेरी को लिखा मॉडिफाई वाले कीवर्ड के साथ। तो इसने क्या किया, ऑल्टर टेबल न्यू स्टूडेंट मॉडिफाई एज इन डिफॉल्ट 20, मतलब ये एग्जीक्यूट तो हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पे हमें ये एग्जीक्यूट होता हुआ दिखा, ये एग्जीक्यूट हो गया। फिर हमने देखने की कोशिश की क्या ये सच में चेंज हो गया या फिर नहीं। तो इसको देखने के लिए हमने सेलेक्ट कमांड का यूज किया, वो सेलेक्ट कमांड थी तो उसका यूज किया, वो भी एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन हमें डेटा चेंज होता हुआ नहीं दिखा। वो क्यों नहीं दिखा उसको अभी हम समझेंगे। एक बार पहले इसको एग्जीक्यूट कराते हैं दोबारा से, एग्जीक्यूट, और यहाँ पे हमें एज चेंज होती हुई नहीं दिखी, यानी कि मॉडिफाई एज मॉडिफाई होती हुई नहीं दिखी। बेसिकली मॉडिफाई का मतलब है अगर कुछ वैल्यू 0 पे सेट है तो उसके लिए मॉडिफाई कर दो कुछ एक नई वैल्यू। लेकिन ये मॉडिफाई मतलब जो चीज पहले से अवेलेबल है उसको चेंज नहीं करेगी, उसको हमें सबसे पहले तो डेटा को चेंज करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, जैसे 0 पे हमें सेट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम चीजों में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम डायरेक्टली जाके मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन वाली कमांड है वो हमारी चीज़ों को चेंज करने के लिए नहीं होती है। जैसे चेंज कमांड है वो डायरेक्टली चीज़ों को चेंज करने के लिए यूज होती है। इस तरीके से हम अपनी सबसे पहले तो हम एज में चेंजेस करेंगे चेंज कमांड के थ्रू, उसके बाद हम मॉडिफाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, माइस्क्यूएल वर्कबेंच पे एक चेंज करेंगे, ऑल्टर टेबल न्यू स्टूडेंट एंटर चेंज कॉलम, और हम अपने एज वाले कॉलम को चेंज करना चाहते हैं टू न्यू एज, और इसके लिए डेटा टाइप डिफाइन कर देंगे इंट, और इसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर देते हैं DEFAULT, डिफॉल्ट वैल्यू 0। तो डिफॉल्ट DEFAULT इट्स LT। तो अब अगर हम जाके इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट, तो ये एग्जीक्यूट हो चुकी है, और अब हम चीज़ों को जाके देखते हैं कि क्या सच में ये एग्जीक्यूट हुई है, तो हमारा जो डेटा है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक बार। तो ये जो चेंजेस हमें होते हुए नहीं दिख रहे थे, इनको देखने के लिए हमें एक नया डेटा ऐड करना पड़ेगा। जब हम उस नए डेटा को ऐड करेंगे तो वहाँ पे हमें नए चेंजेस होते हुए दिख रहे होंगे। तो ये देखने के लिए हम सबसे पहले नया डेटा ऐड करते हैं, कंट्रोल V, और यहाँ पे हम कुछ कुछ चेंजेस कर देंगे, जैसे कि हम
107, इसको हम सेट कर देते हैं टू 0 और यहाँ पे नेम हटा देते हैं और नेम दे देते हैं हम कुछ भी मनु। और रोल नंबर भी हम हटा के 7। इस तरीके से हमने ये चीज़ों को अरेंज कर दिया है और अब जाके हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। एग्जीक्यूट, तो एक्चुअली हमें स्टूडेंट्स में नहीं, न्यू स्टूडेंट्स में चीज़ों को इंसर्ट कराना है। तो एक बार एग्जीक्यूट, तो अब भी हमारे पास कुछ एरर आ रहा है। इस बार क्या एरर आ रहा है, आईडी की जगह हमें न्यू आईडी लेनी है। और एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हम अपनी सही चीज़ों में काम कर रहे हैं। न्यू आईडी है, एज है, ईमेल है और रोल नंबर वाला हम कॉलम हटा चुके हैं, तो रोल नंबर की जगह हम सिटी कर देंगे और सिटी की वैल्यू हम डिफ़ॉल्टली हमारे पास आ ही जाएगी वैसे तो, लेकिन हम फिर भी जयपुर यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, जयपुर। और इस तरीके से ईमेल हो गई, नेम, एज हमारे पास 0 है। और अब हम एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। और अब हम अपने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम न्यू स्टूडेंट्स को एक बार चेक करते हैं। तो हमारे पास जो मनु की एज आई है वो 0 आई है, क्योंकि हमने डिफॉल्टली मॉडिफाई कर दिया इसको 0 पे। अब इसको अगर मैं 20 पे सेट करना चाहूँ, एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट, और दोबारा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट करेंगे। तो मुझे जो एज दिखी है वो 0, क्योंकि मैं पहले ही इसको 0 पे एग्जीक्यूट कर चुकी हूँ। मतलब अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं अपने टेबल के डेटा को, तो अगर वो जो मॉडिफिकेशन वाला हम कुछ भी पार्ट लगा रहे हैं, वो मॉडिफिकेशन वाला एक हमारे एग्जिस्टिंग डेटा पे नहीं, हमारे न्यू इंसर्टेड डेटा पे हमें मॉडिफाई वाला जो चीज़ें हैं वो होती हुई दिख रही होंगी। तो यहाँ पे कुछ कुछ एरर्स इसीलिए आ रहे थे, क्योंकि हम अपने डेटा को इंसर्ट नहीं कर रहे थे, कुछ नया चीज़ इंसर्ट नहीं कर रहे थे। अगर हम कुछ नई वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो हमें चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही होंगी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम एक क्वेरी हमारी शायद ट्रंकेट क्वेरी और रह गई है टेबल की, उसको कंप्लीट करेंगे। और इस लेक्चर के कंप्लीट नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस लेक्चर के लिए इतना ही। और इस सीरीज़ के लिए आप कंटिन्यूड रहिए, क्योंकि इस सीरीज़ में आपको कंप्लीट रिलेशनल डेटाबेसेस की नॉलेज प्रोवाइड की जा रही होगी फ्री में, 0 से एकदम हीरो लेवल तक। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय।